नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा गुलशन कुमार की। संगीत के क्षेत्र में गुलशन कुमार जी ने एक समय पर क्रांति ला दी थी। वो भगवान शिव और मां पार्वती के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत छोटी उम्र से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। जीरो से शुरुआत की और अपनी कंपनी को आसमान पर पहुंचा दिया था। मेहनती और ईमानदार इंसान थे। अपने काम से काम रखते थे, भगवान में विश्वास रखते थे, लेकिन उनका अंत बहुत ज़्यादा दुखद हुआ। गुलशन कुमार का जन्म हुआ था 5 मई 1956 को दिल्ली में। गुलशन कुमार का पूरा नाम गुलशन कुमार दुआ है। पिता का नाम चंद्रभान कुमार दुआ, जो कि एक छोटी सी फ्रूट जूस की दुकान चलाते थे दरियागंज दिल्ली में। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए स्कूल तो बहुत ज़्यादा नहीं जा पाए थे। यही कारण था कि गुलशन कुमार जब 8 वर्ष के थे तभी से वो अपने पिता के साथ में जूस की दुकान पर काम करने लगे थे। वहीं दरियागंज दिल्ली में एक छोटी सी दुकान सेल हो रही थी, जो कि कैसेट की दुकान थी। जो टेप और कैसेट होते हैं, टेप और कैसेट की दुकान थी, वो सेल हो रही थी। तो गुलशन कुमार के पिता ने जूस की दुकान बेचकर कैसेट की दुकान खरीद ली। इसी छोटी सी दुकान से किया गया छोटा सा व्यापार एक दिन संगीत की दुनिया में भारत का नंबर 1 व्यापार बन जाता है। गुलशन कुमार के पिता ने कैसेट और टेप की एक दुकान खरीदी, तो उसमें उस समय के टेप रिकॉर्डर, कैसेट, टेप, ग्रामोफोन जैसी चीज़ें न सिर्फ बेची जाती थी बल्कि रिपेयर भी की जाती थी। उसी दुकान पर बैठे बैठे गुलशन कुमार को ये आइडिया आया कि क्यों ना खुद से म्यूजिक रिकॉर्ड करके कैसेट बनाए और बेचे। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने आसपास के छोटे छोटे सिंगर्स से कांटेक्ट किया। ये जितने भी सिंगर्स थे, इनमें कोई भी बड़ा सिंगर नहीं था। सब बहुत छोटे छोटे सिंगर थे जो भजन गाते थे, माता की चौकी में गाने गाते थे। यानी सब के सब जो है बहुत छोटे लेवल पर गायक थे। इनसे कांटेक्ट किया गया, इनसे गाने रिकॉर्ड कराए गए और मार्केट में बहुत कम प्राइस पर, बहुत कम दामों पर कैसेट में बेचने लगे। जब इन्होंने गाने रिकॉर्ड करने शुरू किए तो वो सभी गाने धार्मिक गाने थे और उन्होंने कैसेट और टेप को इतने कम दामों पर बेचा कि उस दौर में कैसेट और म्यूजिक के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई थी। उसका कारण था कि बाकी के जितनी भी कंपनी थी, बाकी के जितने भी लोग थे, वो जहां अपनी कैसेट को 25 से 30 रुपए में बेचते थे, ये लोग, जो गुलशन कुमार की कंपनी थी, ये अपनी कैसेट को मात्र 10 से 12 रुपए में सेल करते थे। छोटे छोटे सिंगर से ये सफ़र शुरू हुआ था, भजन रिकॉर्ड करने से, जो धीरे धीरे मार्केट में अपना नाम बनाने लगा था। यही भजन गाते गाते कई सिंगर्स की आवाज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि लोग उन सिंगर्स को जानने लगे थे। अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, ये वो सिंगर हैं जिन्होंने गुलशन कुमार की कंपनी ने बनाया था। भजनों के बाद गुलशन कुमार की कंपनी ने नॉर्मल गानों की एल्बम निकालनी शुरू कर दी थी। म्यूजिक एल्बम निकाली तो वो भी मार्केट में चलने लगी। इसके बाद इन्होंने अपनी एक म्यूजिक कंपनी खोल दी। कंपनी का नाम था सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज़। कंपनी काफ़ी नाम कमाने लगी थी, पैसे आने लगे थे। तो इसके बाद गुलशन कुमार ने नोएडा की फिल्म सिटी में पहली म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी खोली। कहते हैं नोएडा की फिल्म सिटी में गुलशन कुमार ने पहला ऑफिस खोला था। उससे पहले वहाँ पर कुछ नहीं था। उस समय आसपास का जो एरिया था वहाँ पर जंगल थे। उस समय नोएडा के किसी भी प्रोडक्शन कंपनी ने अपना ऑफिस खोला ही नहीं था वहाँ पर। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि नोएडा में पहले से ही एक फिल्म सिटी मौजूद है। आप लोग जितने भी समाचार चैनल देखते हैं, ये सभी नोएडा में ही सेटल्ड हैं और वहीं से ये न्यूज़ दिखाते हैं। नोएडा में कंपनी खोलने के बाद गुलशन कुमार ने सिंगर्स के साथ में म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी मौका देना शुरू कर दिया। गुलशन कुमार कभी भी बड़े नाम के साथ में काम नहीं करते थे, वो हमेशा नए टैलेंट को मौका देते थे। 87-88 में गुलशन कुमार ने पहली बार मुंबई का रुख किया। तब तक गुलशन कुमार म्यूजिक इंडस्ट्रीज में एक फेमस नाम बन चुके थे, लेकिन वो तब तक फिल्मों के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो अलग से रोमांटिक सॉन्ग की एल्बम निकालते, भजन की एल्बम निकालते और उसी में अपना नाम कमा रहे थे। 87-88 में वो मुंबई जाते हैं, पहली एल्बम निकालते हैं लाल दुपट्टा मलमल का। ये एल्बम बहुत ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलर होती है। 89 में मुंबई में पहला एल्बम लॉन्च किया था,
और 95 तक हाल ये हो गया था कि टी सीरीज हिंदुस्तान के अंदर म्यूजिक के कारोबार में 65% तक की हिस्सेदार बन गई थी। नदीम श्रवण संगीतकार की जोड़ी थी, उन्हें भी पहला मौका गुलशन कुमार ने ही दिया था। नए गायकों को मौका देना, नए संगीतकारों को मौका देना ही इस कंपनी का मुख्य लक्ष्य था। 95 तक कंपनी का टर्नओवर 350 करोड़ रुपए सालाना का हो गया था। फिल्मों के म्यूजिक के राइट्स बेचने के लिए सबसे पहले टी सीरीज से ही कांटेक्ट किया जाता था, बाद में किसी और कंपनी का नंबर आता था। हर सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर टी सीरीज के साथ में जुड़ना चाहता था, क्योंकि जो टी सीरीज के साथ में जुड़ता था उसका सफल होना तय माना जाता था। नदीम और श्रवण, ये दो डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर। इन्हें पहला मौका गुलशन कुमार ने दिया, जो बाद में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। एक समय इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर पसंद किया जाता था। लगातार इन्होंने दर्जनों फिल्मों में संगीत दिया और वो फिल्में सुपरहिट रही थी। साजन, आशिकी, राजा, जान तेरे नाम, बरसात, दिल का क्या कसूर, दिल है कि मानता नहीं, फूल और कांटे, सलामी, सड़क, ये ऐसी फिल्में थी जिनमें नदीम और श्रवण की जोड़ी ने काम किया और सुपरहिट रही। और सारा काम गुलशन कुमार की टी सीरीज के बैनर तले ही किया गया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गुलशन कुमार और नदीम के बीच में दरार आ गई। दोनों के बीच में दरार आने का कारण ये था कि नदीम और श्रवण की जोड़ी ने एक म्यूजिक एल्बम निकाली, हाय जिंदगी। इसमें 2-3 गाने खुद नदीम ने गाए थे। नदीम एक अच्छा संगीतकार था, लेकिन अच्छा सिंगर नहीं था। जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर काम कर ले, लेकिन नदीम ने इस एल्बम में 2-3 गाने गाए और इस एल्बम को टी सीरीज के बैनर तले रिलीज कराने को गुलशन कुमार से संपर्क किया। हालांकि गुलशन ने इस एल्बम को रिलीज करने से मना कर दिया था, क्योंकि नदीम की आवाज़ में दम नहीं था। लेकिन नदीम और गुलशन कुमार के पुराने संबंध थे, पुरानी दोस्ती थी, तो गुलशन कुमार ने इस एल्बम के 1-2 गाने अपने बैनर के तरह रिलीज कर दिए और उनको अपने बैनर में ही प्रमोट कर दिया। लेकिन उनमें से एक भी गाना सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद नदीम ने गुलशन पर अपने बाकी के गानों को भी रिलीज करने का दबाव बनाया, लेकिन गुलशन कुमार ने मना कर दिया। गुलशन कुमार की एक और आदत थी कि वो कभी भी स्टेब्लिश लोगों के साथ में काम नहीं करते थे। जो पॉपुलर थे, जो हिट थे, जो सफल थे, उनके साथ में काम नहीं करते थे। नए लोगों को लाते, जब वो हिट हो जाते तो गुलशन कुमार खुद ही उनसे किनारा कर लेते थे। ये उनकी हमेशा से आदत रही थी। नदीम ने जब अपनी एल्बम बनाई थी तो वो भी काफ़ी नाम कमा चुके थे। इसके बाद में गुलशन कुमार ने उनके साथ में काम करना बिल्कुल कम कर दिया। नदीम इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ गए, क्योंकि गुलशन कुमार ना तो काम करा रहे थे और ना ही उनका गाना अपने बैनर तले रिलीज कर रहे थे। इसके बाद नदीम ने अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का फ़ायदा उठाया। ये बात है 96 की, और ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड के लोग खुलेआम बॉलीवुड भांडों के साथ में बैठ के पार्टी करते थे। नदीम ने अबू सलेम और अनीस इब्राहिम से गुलशन कुमार की शिकायत लगाई। अनीस इब्राहिम को जो नहीं जानता है बता दूं कि ये दाऊद इब्राहिम का भाई था और अबू सलेम उस समय दाऊद के लिए काम करता था। नदीम ने अबू सलेम से कहा कि गुलशन कुमार कैरियर को जानबूझकर खराब कर रहा है, उसके गानों को भी रिलीज़ नहीं करता है, ना ही उसे काम देता है, तो आप उसे बोलो कि वो मेरे गाने रिलीज करे और आप उसे इस बात के लिए धमकाओ। इसके बाद अबू सलेम ने गुलशन को धमकी दी और उससे पैसे की डिमांड की। पहली बार में कहा जाता है कि गुलशन कुमार ने 3 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी के रूप में दे भी दिया था। इसके बाद नदीम को लगा कि ये बात दब गई है। उसने इस घटना के 1-2 महीने के बाद में फिर से अबू सलेम और अनीस इब्राहिम से गुलशन को धमकाने के लिए कहा। अबू सलेम ने फिर से गुलशन कुमार को फ़ोन किया। इस बार 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। गुलशन ने कहा भी था कि वो एक इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं, पहले एक बार वो एक किस्त दे चुके हैं, लेकिन अबू सलेम ने उनकी कोई बात नहीं मानी। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अबू सलेम 5 अगस्त 97 को गुलशन कुमार को फिर से कॉल करता है। गुलशन कुमार फिर मना करते हैं, लेकिन अबू सलेम गुलशन को कहता है कि जल्दी हमें 10 करोड़ रुपए पहुंचाओ और नदीम की एल्बम को अपने बैनर तले प्रमोट करो। ये सख्त हिदायत दी थी कि नदीम के गानों को प्रमोट करो और नदीम जिन फिल्मों में संगीत देता है, जिन फिल्मों में काम करता है, उनके राइट्स तुम खरीदो और उन्हें प्रमोट करो। लेकिन गुलशन कुमार ने ये सब करने से मना कर दिया। इसके बाद कॉल आती है 8 अगस्त
97 को। 8 अगस्त 97 को जब अबू सलेम की दोबारा कॉल आती है तो उस समय गुलशन कुमार के साथ में उनका भाई किशन कुमार भी मौजूद था। अबू सलेम कहता है कि तुमने पैसे नहीं भिजवाए, ना ही हमारा काम किया, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। इसके बाद गुलशन कुमार काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ये सारे बयान किशन कुमार ने गुलशन कुमार की मौत के बाद कोर्ट में दिए थे, जिनके आधार पर मैं आपको ये वीडियो में बात बता रहा हूँ। गुलशन कुमार सभी से जो है राय सलाह ले रहे थे कि क्या किया जाए। सभी ने जो है एक ही बात कही कि पुलिस में रिपोर्ट कर दो, तभी इन लोगों को रोका जा सकता है। लेकिन गुलशन कुमार पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि रिपोर्ट दर्ज कराने पर अंडरवर्ल्ड से सीधी सीधी दुश्मनी मोल ले लेना। गुलशन कुमार सोच ही रहे थे कि इस केस में क्या किया जाए। 12 अगस्त 97 को सुबह उठते हैं और 10:10 पर घर से जुहू के मंदिर दर्शन करने चले जाते हैं। ये मंदिर जो था वो किसी समय पर बहुत छोटा सा मंदिर था। उन्होंने ही इस मंदिर को पैसे देकर उसमें बहुत आलीशान मंदिर उसको बनवाया था। उसमें बहुत महंगे महंगे पत्थर लगवाए थे, काफ़ी उसको सजाया गया था। बहुत अच्छा मंदिर उन्होंने अपने पैसे से उसको बनाया था। इस मंदिर में उनका नियम था कि वो जब भी मुंबई में रहते थे, जब भी वो मुंबई में होते थे, तो 2 बार इस मंदिर में ज़रूर जाते थे, सुबह और शाम। टाइम जो है फिक्स नहीं था, लेकिन 2 बार जाना उनका फिक्स था। ये मंदिर जुहू मुंबई में स्लम एरिया के बीच में था। गुलशन कुमार मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और 10:40 पर वापस अपनी कार की तरफ चल देते हैं। मंदिर के साइड में ही उनका ड्राइवर कार लेकर वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर 3 लोग आते हैं। उनमें से एक लंबे बाल वाला गुलशन कुमार के सामने आता है और कहता है कि पूजा पाठ आपने बहुत कर लिए। वो एकदम तू तड़ाक की लैंग्वेज बोलता है कि पूजा पाठ तूने बहुत कर लिए, यहाँ पर अब ऊपर जाकर पूजा करना। वहाँ पर जो आसपास में लोग मौजूद थे, उन्होंने ये बयान कोर्ट में दिया था कि वहाँ उन शूटरों ने वहाँ पर क्या बोला था और कैसे कैसे गोलियाँ चलाई थी। शूटर ने पहली गोली गुलशन कुमार के सर में मारी। गुलशन कुमार भागने की कोशिश करते हैं। वो मंदिर की सीढ़ियों पर गिर जाते हैं। तीनों शूटर धड़ाधड़ गोलियां बरसाते हैं। ड्राइवर आता है, तब तक 16 गोलियां गुलशन कुमार को लग चुकी होती हैं। ड्राइवर पर गोलियां चलाई जाती है, लेकिन वो बच जाता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि वो भी घायल हो जाता है। शूटर हत्या करते हैं तो वहीं पर खड़ी एक टैक्सी को रिवॉल्वर के दम पर छीनते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद उन सभी लोगों के बयान दर्ज होते हैं, ड्राइवर के, टैक्सी ड्राइवर के, पड़ोसियों के। उन्हीं से ये सारी बातें निकलकर सामने आती हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। सुबह गुलशन कुमार की हत्या होती है और शाम को उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाता है, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होता है। जांच होती है तो पता चलता है कि नदीम जो संगीतकार है वो मुंबई से गायब मिलता है। 5 और 8 अगस्त 97 की कॉल के दौरान गुलशन कुमार के साथ में उनका भाई किशन कुमार ने नदीम का नाम लिया था। सारा वाकया बताया था कि किस तरह नदीम को प्रमोट करने के लिए अंडरवर्ल्ड की तरफ से बोला गया था। शक की सुई नदीम पर घूमती है। 16 अगस्त को अबू सलेम के 2 गुर्गे पकड़े जाते हैं, जावेद और रफ़ीक। पुलिस पूछताछ करती है तो ये दोनों पूरी कहानी बताते हैं कि गुलशन कुमार की हत्या क्यों और कैसे हुई। वो दोनों गुर्गे पुलिस को बताते हैं कि मई 97 में दुबई में एक मीटिंग होती है, जिसमें अबू सलेम, अनीस इब्राहिम जो दाऊद का भाई था और एक आयूब नाम का गैंगस्टर शामिल था। वो बात करते हैं कि गुलशन ने पहली किस्त तो दे दी है, पहली इंस्टॉलमेंट तो दे दी है, लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट दे नहीं रहा है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा और एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी। इसके लिए दाऊद से सलाह ली जाती है और गुलशन कुमार की हत्या फिक्स कर दी जाती है। इस हत्या के पीछे जो तर्क दिया जाता है वो ये था कि अगर इसे छोड़ दिया, अगर इसे कुछ नहीं बोला, तो आने वाले समय में अंडरवर्ल्ड की बात टालने के लिए एक रिवाज बन जाएगा। इसलिए एक मिसाल कायम करनी जरूरी है। इसके लिए 3 शूटरों को फिरौती दी गई और 3 किलर्स ने मंदिर के सामने ये मर्डर किया। इसके कुछ दिन बाद मुंबई पुलिस ने दाऊद मर्चेंट नाम के एक शूटर को अरेस्ट किया, जो उन 3 शूटरों में से एक था। उससे जब पूछताछ हुई तो उसने भी यही कहानी बताई कि मई महीने में दुबई में ये सारी की सारी प्लानिंग हुई थी। बाद में 2 शूटर और भी पकड़े गए और एक बड़ा खुलासा हुआ कि गुलशन कुमार की हत्या करने को इन शूटरों को 25 लाख रुपए रमेश तौरानी ने दिए थे। रमेश तौरानी टिप्स कंपनी का मालिक है और फिल्म मेकर है।
जब ये बात सामने आती है तो रमेश तौरानी को भी अरेस्ट किया जाता है। इस केस में टोटल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन पे मुकदमा चला और 2001 में दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सज़ा हो गई। 19 लोगों में दाऊद मर्चेंट नाम के शूटर को उम्र कैद की सज़ा होती है और बाकी के 18 लोगों को, जिनमें रमेश तौरानी और 2 अन्य शूटर भी शामिल थे, उन्हें माननीय महान कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि इन 18 लोगों के खिलाफ कोर्ट में कोई भी सबूत नहीं मिला और न ही पुलिस कड़ियों को जोड़ पाई। ये 19 लोग वो थे जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे। मेन लोग थे अबू सलेम और अनीस इब्राहिम और नदीम। अबू सलेम दुबई भाग जाता है, अनीस पहले से ही दुबई में होता है, बचा नदीम। अगस्त में जैसे ही गुलशन कुमार की हत्या होती है तो नदीम यूके भाग जाता है, क्योंकि यूके में उसकी वाइफ ऑलरेडी रहती थी। मुंबई पुलिस और सरकार को लगा कि वो इंडिया वापस आएगा, क्योंकि यहाँ तो उसका सारा कैरियर पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक नदीम वापस नहीं आया। वैसे भारत सरकार ने यूके सरकार से नदीम को लाने के लिए कई बार कोशिश की है, लेकिन भारत सरकार नदीम के खिलाफ आज तक सबूत नहीं दे पाई, जिससे कि यूके की सरकार नदीम को वापस भेजे। और नतीजा ये हुआ कि आज तक नदीम वापस आया ही नहीं। ये भारत सरकार नदीम जैसे टुच्चे से संगीतकार को भारत वापस नहीं ला पाई, और ये लोग बात करते हैं दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन को भारत वापस लाने की। नदीम को भारत से भागे हुए आज 24 साल पूरे हो चुके हैं। वो वहीं पर बैठकर भारत के लिए म्यूजिक बनाता रहा है साल 2015 तक। वहाँ बैठ के वो फिल्मों के लिए म्यूजिक दे रहा था इंडिया में, और किसी सरकार की इतनी औकात नहीं थी कि उसके काम को रोक सके। वैसे नदीम अब यूके की सिटीजनशिप ले चुका है, दुबई और गल्फ में परफ्यूम का व्यापार करता है। अब बचा अबू सलेम। अबू सलेम ने ही धमकी दी थी और अबू सलेम ने ही ये सारा काम कराया था। अबू सलेम का चार्जशीट में नाम भी है। अबू सलेम आज भारत के अंदर वापस आ भी चुका है, जेल में बंद है, लेकिन फिर भी उस पर गुलशन कुमार का केस नहीं चलाया जा सकता। अब मैं आपको इसका कारण बताता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि ये इस देश की सरकार की नाकामी है या हमारे संविधान की नाकामी। अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था, आप सबको पता है। तो उसे लाते समय भारत सरकार ने प्रत्यर्पण संधि के तहत ये बताया था कि अबू सलेम पर ये आरोप हैं और ये उस पर केस चलेंगे, जिसमें 93 का ब्लास्ट केस भी शामिल है। लेकिन गुलशन कुमार की हत्या का जो केस था उसमें वो उस समय शामिल नहीं किया गया। जब संधि के समय ये बताया ही नहीं गया कि गुलशन कुमार की हत्या का आरोप भी इस पर है, तो अब सलेम पर भारत सरकार केस चला ही नहीं सकती है। चार्जशीट में नाम है, जब भी नाम बोलता है कोर्ट के अंदर तो अबू सलेम को गायब बताया जाता है। गायब है, कहाँ पर है नहीं पता, उसको कोर्ट के अंदर गायब बताया जाता है, जबकि सभी को पता है कि अबू सलेम भारत के अंदर जेल में बंद है, भारत के अंदर मौजूद है, लेकिन उस पर केस नहीं चला सकते। आरोपी पकड़ में है, चार्जशीट में नाम है, गवाह हैं, सबूत हैं, लेकिन आप उस पर केस नहीं चला सकते। फिर भी हमारे देश का संविधान महान है। इस केस में आप देखिए 22 आरोपी थे, एक को सजा हुई, 18 बरी कर दिए, 2 देश छोड़कर भाग गए, एक जेल में बंद है, तो उस पर हमारा अपंग कानून मुकदमा चला ही नहीं सकता। ये बातें क्लियर हो गई थी कि नदीम पर दाऊद का हाथ है, और आज भी है। गुलशन कुमार की हत्या में इंसाफ का इंतजार आज भी है। गुलशन कुमार बहुत नेक दिल इंसान थे, धार्मिक इंसान थे, दान पुण्य का काम करते थे। वैष्णो देवी के मंदिर में बहुत दान किए उन्होंने, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाम था उनका। गरीबों की हमेशा मदद करते थे, मंदिर बनवाते थे, नए टैलेंट को हमेशा बिना लालच के मौका देते थे। कभी भी उन्होंने अपने पावर का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, हमेशा नए टैलेंट को बिना लालच के मौका दिया, और पुराने लोगों को कभी भी इसलिए काम नहीं दिया कि उनके गाने ज़्यादा बिकेंगे। हमेशा उन्होंने नए का साथ इसलिए दिया कि नया टैलेंट आगे बढ़े। ऐसे इंसान की हत्या हो जाती है, लेकिन 24 साल तक उन्हें भी इंसाफ का इंतज़ार है। और असल बात तो ये है कि नदीम अगर भारत में आ भी जाता तो वो बाकी आरोपियों की तरह आसानी से छूट जाता। इस देश में सिर्फ और सिर्फ पैसा बोलता है और कुछ नहीं। गुलशन कुमार की इस कहानी और देश के इस अपंग कानून के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।